लिखता हो। अब प्रेमचंद जी के सामने एक दिक्कत थी लिखने के साथ कि जब प्रेमचंद जी ने लिखना शुरू करा तो उस टाइम पे प्रगतिशीलता का कोई ऐसा खास मॉडल उनके सामने हिंदी में था नहीं, जिसको पैमाना मान करके कोई लेखक नाप सके कि वो अच्छा लिखता है या खराब लिखता है या उसे क्या सुधार करनी चाहिए। तो अगर पैमाना नहीं था तो जाहिर सी बात है कि प्रोग्रेस करने में, उन्नति करने में बहुत दिक्कत नहीं होगी। तो 1905-1906 में जो प्रेमचंद जी की पहली कहानी आई हिंदी में, वहाँ से लेकर के कुछ आलोचक ये भी कहते हैं कि प्रेमचंद जी का जो साहित्य है वो बहुत दोहरावपूर्ण लगता है, एक ही जैसे कैरेक्टर बार बार आ रहे हैं या एक ही जैसी कहानियाँ रिपीट हुई हैं, या फिर ऐसा भी हुआ कि क्योंकि उन्होंने कुछ साहित्य उर्दू में लिख दिया था और फिर उसे हिंदी में उन्हें ट्रांसलेट करना पड़ा, तो प्योर हिंदी में नहीं लिखा गया। इससे क्या दिक्कत होती है कि जो साहित्य की आत्मा है वो शायद वैसी बरकरार नहीं रहती या उसमें वैसा रस नहीं रहता अगर उसे ट्रांसलेट करके लिखा जाए। तो प्रेमचंद जी ने जो उर्दू में लिखा था उसे जब ट्रांसलेट करा गया, वो जाहिर सी बात है बहुत ज़्यादा लोगों को साहित्य के रूप से वो बहुत ज़्यादा रसपूर्ण ना लगता हो। आलोचक ये भी कहते हैं कि प्रेमचंद जी का साहित्य उतना ज़्यादा उन्नत नहीं हुआ, लेकिन मैं समझता हूँ कि एक बच्चा जो कि मेरे जैसा कोई भी बच्चा, अगर मैं जैसे हिंदी साहित्य का एक विद्यार्थी नहीं बन पाया, मैं फिजिक्स पढ़ने लगा, लेकिन मेरे जीवन में जो साहित्य आया वो कक्षा 6 से लेकर के कक्षा 10 तक मैंने उपन्यास पढ़े, कुछ कहानियाँ पढ़ी, और ऐसा वक्त था ये जिस टाइम पे मॉरल हमारे बन रहे होते हैं दिमाग में कि हम जिंदगी को किस तरह जीना चाहते हैं, हम किस तरह समाज को देखिए। इन चीज़ों को बनाने के लिए मुंशी प्रेमचंद जी ने जो कुछ लिखा, एक बच्चे के समझने के लिए वो सरल भाषा में बहुत अच्छा है, बच्चे तक पहुंचने के लिए उसका साहित्य में रस होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। ज़रूरी है कि वो सरल हो, बच्चे के दिमाग में उतरता हो और वो बच्चे को अच्छी मॉडल देता हो। मैं समझता हूँ प्रेमचंद जी इस वजह से हमारे बीच में बहुत ज़्यादा लोकप्रिय है, क्योंकि अगर हम कहेंगे प्रेमचंद जी ने अच्छा लिखा बुरा लिखा, ये हमारा एक सब्जेक्टिव मैटर हो सकता है हमारे हम जैसा समझते हो हम वैसा प्रेमचंद जी को कहेंगे, लेकिन फिर भी लोकप्रिय प्रेमचंद जी इसलिए भी है क्योंकि जो आदमी साहित्य के बारे में बहुत ज़्यादा नहीं जानता वो भी प्रेमचंद जी को पढ़ करके कहता है कि हाँ ये साहित्य मुझे बहुत पसंद आया या इनके मॉरल बहुत अच्छे हैं। आप लोगों ने कक्षा 10 में एक अध्याय पढ़ा होगा, श्री अगेज जी ने वो लिखा था कि मैं क्यों लिखता हूँ। अगेज जी उसमें लिखते हैं कि जब जब मेरे मन में टीस उठी है या जब जब मुझे पीड़ा हुई है अंदर से, मैंने तब तक उसको पन्ने पर उतार करके मैंने उसे लिख दिया। मैं समझता हूँ प्रेमचंद जी के अंदर भी ऐसा ही एक दायित्व रहा होगा। प्रेमचंद जी से एक दफ़ा मैंने किसी मैगजीन में पढ़ा था बचपन में, मैं उतना मुझे याद नहीं है, लेकिन बचपन में मैंने एक मैगजीन में पढ़ा था। प्रेमचंद जी से किसी आदमी ने ये पूछा था कि आप अच्छा लिखते हैं, एक साथ लिख करके कुछ पैसे कमा क्यों नहीं देते, आप क्यों ये एक कहानी लिख करके थोड़ा पैसा देते हैं, इससे तो आपकी गरीबी बरकरार रहेगी। प्रेमचंद जी ने कहा था कि मैं जिस दिन लिखता हूँ उस दिन मैं रोटी खाने का अधिकार रखता हूँ, और जिस दिन मैं नहीं लिखूंगा उस दिन मुझे खाना खाने का अधिकार नहीं है। तो प्रेमचंद जी इस दायित्व के साथ कम से कम 300 से ज़्यादा कहानियाँ लिखी। तो मैं क्योंकि बहुत टाइम से पढ़ रहा हूँ, लेकिन मैं आज तक वो कभी कहानियाँ पूरी कर भी नहीं पाया। मैं समझता हूँ इतनी कहानियाँ लिखने के लिए आदमी को बहुत ज़्यादा उन्नत होना पड़ता है, बहुत ज़्यादा चेंज लाने पड़ते हैं अपने दिमाग में। 1905 में आई उनकी पहली कहानी और 1936 में आया उनका आखिरी पूरा उपन्यास गोदान। अगर हम इन दोनों को केवल कंपेयर करते हैं कि इनमें साहित्य के मामले में कितना अंतर आया है, तो आप पाएंगे कि एक बहुत ज़्यादा बड़ा अंतर सिर्फ 30 साल के अंदर प्रेमचंद जी अपने साहित्य में लेकर के आए, जिसको आमतौर पर 200-300 साल के करीब लग जाते हैं। अगर हम साहित्य का ये देखने लगे कि कब इसमें अंतर आए हैं, कब इसमें उन्नति हुई है, तो 200-300 साल के लगभग का काम प्रेमचंद जी ने अकेले ही 30 साल के अंदर बिना किसी पैमाने के कर दिए। पश्चिम एक बंगाली साहित्य के अलावा कोई और पैमाना उनके पास नहीं था नापने का। तो उस टाइम पे प्रेमचंद जी के जो तुलना करी गई वो मैक्सिम गोर्की और लियो टॉल्स्टॉय, ये जो पश्चिम में जो लेखक थे इनके साथ करी गई, क्योंकि हिंदी साहित्य में कोई ऐसा था ही नहीं जो प्रेमचंद जी का मुकाबला कर सके। उसके बाद ऐसा भी है कि प्रेमचंद जी को पढ़ना जरूरी क्यों? मैं समझता हूँ इसमें जो मेरा अपना मत है, प्रेमचंद जी को पढ़ना क्यों जरूरी है, ये इसलिए है क्योंकि प्रेमचंद जी शायद पहले यथार्थवाद के हिंदी में लेखक रहे। जो खड़ी बोली है इसमें प्रेमचंद जी पहले यथार्थवादी लेखक रहे। यथार्थवादी लेखन का मतलब यह है कि आप जानना चाहते हैं साहित्य इतिहास में क्या हुआ, तो आप इतिहास की किताब पढ़ सकते हैं। हो सकता है आप इतिहास की किताब पढ़ें, आपको उसमें लिखा हुआ सेंटेंस मिल सकता है कि विधवाओं के साथ बहुत ज़्यादा ज्यादती होती थी या उनका जीवन स्तर एकदम निम्न हो जाता था।
पुराने भारत की। लेकिन ये सिर्फ एक सेंटेंस है, इस सेंटेंस से आपको उसका कोई मर्म समझ में नहीं आ सकता इतिहास का, कि ये जो कह रहे हैं इस सेंटेंस में कितना मर्म है कितना दुख। जब तक कि प्रेमचंद की कोई कहानी आपको ये ना बताए कि पूर्णा नाम की एक विधवा, जिसका उसी के मोहल्ले में एक अच्छे आदमी ने रहन सहन फिक्स कर दिया था, बाद में उसी आदमी का बेटा जब उसका धर्म बिगाड़ने की कोशिश करता है तो पूर्णा को सुबह से लेकर के रात तक एक नाली के नीचे छुपा रहना पड़ता है, जहाँ कुत्तों ने जानवरों की हड्डियां जमा कर रखी है। वो इस हालत में पूरा अपना दिन निकालती है और उसके बाद रात को वहां से बचकर भागने का रास्ता ढूंढती है। जब तक आप इस तरह यथार्थवाद की कोई कहानी ना पढ़े, तब तक आपको इतिहास का वो मर्म समझ में नहीं आ सकता जो इतिहास में बीत चुका है। और अगर हम ये नहीं जानते कि हम कहाँ से आए, हमारे पूर्वजों के साथ क्या हुआ है, हम किस वजह से यहाँ पर खड़े हैं, तब तक हम ये नहीं जान सकते कि हम किस रास्ते पर जाना चाहते हैं। अगर आपको नहीं पता आप किस रास्ते आए, आप नहीं जानते आप किस रास्ते जाने वाले हैं, आप भटके हुए। तो इसीलिए जो सवाल मैंने सबसे पहले पूछा था उसका जवाब यही है कि अगर हम कहीं जाना चाहते हैं तो ज़रूरी है कि हम पता लगाएं हम कहाँ से आए। और प्रेमचंद जी उसका एक बच्चे के लिए उसका गाइडेंस, एक सपोर्ट बनते हैं, क्योंकि बच्चे को साहित्य के बहुत बड़े बड़े लेखक समझ में नहीं आ सकते। मैंने जयशंकर प्रसाद जी को भी पढ़ने की कोशिश करी, मुझे आज तक कोई कहानी उनकी समझ में नहीं आई। वो हो सकता है कि मेरी कमी है, मुझे पढ़ना होगा, मतलब मेरा साहित्य में उतना ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं था कि मैं जयशंकर प्रसाद जी को समझ पाता। लेकिन मैंने प्रेमचंद जी को पढ़ा और उसके बाद मैं कम से कम 4 साल मैंने उनका जो उपन्यास मिला, जो कहानियाँ मिली, मैंने उन्हें पढ़ने की कोशिश करी। और यही कारण है कि प्रेमचंद जी इतने लोकप्रिय भी हुए। हालांकि उनमें और कारण भी होंगे, आप लोग अगर आप लोग साहित्य के पाठक रहे हैं तो आप लोग ज़्यादा बता सकते हैं। मैं समझता हूँ कि मैं एक बच्चे के रूप में जब मैं पढ़ रहा था प्रेमचंद जी को, अपने जो शुरुआती टाइम था जहाँ पे मतलब बच्चे कहानियाँ पढ़ने का बहुत शौक रखते हैं, उस वक्त मैंने प्रेमचंद जी को पढ़ा और मैं आज तक उनकी तारीफ करता आ रहा हूँ। केवल इसलिए है क्योंकि उनकी भाषा बहुत सरल थी। वो उन्होंने एंटरटेनमेंट के लिए नहीं लिखा, उन्होंने लिखा यथार्थवाद पे। भले ही उन्होंने शुरुआत में आदर्शवादी लिखा, उन्होंने सिद्धांत करने की कोशिश भी करी है कुछ शुरुआत में, बाद में उन्होंने वो भी छोड़ दिया था, यथार्थवाद को एकदम अपना दिया था। तो प्रेमचंद जी एक तो लिखते एकदम वही लिखते थे जो समाज में था, जो बुराइयां थी, जो दिक्कतें थी, वही उन्होंने लिखा। और जो आदमी जानना चाहता है कि समाज में क्या दिक्कतें थी, वो प्रेमचंद जी को पढ़े। जैसी दिक्कतें थी वो प्रेमचंद जी ने एकदम पर्दे पर उतार दी है कि यही दिक्कतें थी, आपको चाहे अच्छी लगे चाहे बुरी लगे। प्रेमचंद जी, उनके नाम पर एक युग बना 1918 से 1936 तक का युग। इतना एक 18 साल का समय प्रेमचंद जी के नाम पर रख दिया गया। आप आज देख लीजिए, आज बड़े इन्फ्लुएंशियल लोग हैं, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बहुत पैसा कमाते हैं, बहुत इज्जत कमाते हैं, लेकिन आज भी आप ऐसा कोई आदमी नहीं पाएंगे जिसके नाम पर एक टाइम पीरियड को रख दिया जाए। 18 साल का समय, 1918 से 1936 का समय अगर कहा जा रहा है कि प्रेमचंद का युग है, तो जाहिर सी बात है कि प्रेमचंद एक बहुत जाना माना नाम रह